और हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख। वैशाली, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं वैशाली कि निचले स्तरों से रिकवरी बाजार में अच्छी है और वो स्ट्रेंथ बार बार लौट रही है। थोड़ा सा वोलेटाइल है क्योंकि अब एक्सपायरी 2 दिन दूर रह गया है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है फेड के एक्शन को लेकर, रेट हाइक को लेकर जो चिंताएं ग्लोबली बढ़ी हैं। ये बताइए कि अभी जो 2 घंटे का सत्र है, कोई एक ट्रेडर है तो उसको अभी क्या करना चाहिए? क्या मौजूदा स्तर से आप स्ट्रेंथ देख रही हैं, यहां से मजबूती बढ़ेगी या फिर थोड़े से ऊंचाई पर शॉर्ट के मौके बनेंगे? तो इंट्राडे के अनुसार एक्चुअली 17,550 पे एक बाई आ रहा है और वहां अगर सस्टेन किया तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 520 लेवल्स पे और एक बाउंस बैक आ सकता है 17,600 to 620। सो वही एक नैरो रेंज बनेगी। फिलहाल पॉजिटिव में 15 मिनट चार्ट के अनुसार आ रहा है। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये भी। वैशाली, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, निफ्टी बैंक में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। अब तकरीबन 200 अंकों ऊपर है, 38,500 के आसपास है और मोटा मोटी 5-550 अंकों की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है। निफ्टी बैंक आपको बेहतर लग रहा है इस वक्त या फिर निफ्टी पर ज्यादा भरोसा है? आई थिंक बैंक निफ्टी साथ साथ चलनी चाहिए। सो बैंक निफ्टी 38,000 का आज का जो लो बना है और वहां से एक अच्छा सा बाउंस आया है। सो इस लेवल पे मैं इंडिविजुअल स्टॉक पे ज्यादा ध्यान दूंगी और मुझे फिलहाल मोमेंटम के हिसाब से एसबीआई ठीक लग रहा है। सो आई वुड फोकस स्टॉक स्पेसिफिक। ठीक है, निफ्टी बैंक में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपना रही है वैशाली। एसबीआई अच्छा लग रहा है। कोई लेवल आप शेयर करना चाहेंगे वैशाली जी? तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ 530, 535 का एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकता है। ठीक है, 510 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 520 पर है, 530 तक के जाने की उम्मीद है। बिल्कुल ट्रेड्स के लिहाज से आपके लिए सुझाया जा रहा है। इस वक्त देखिए 2% के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं एसबीआई के शेयर में दिख रही है। लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने आज खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई का टॉप बन गया है और आगे महंगाई में आगे कमी आने की उम्मीद है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर बैंकों को क्रेडिट फ्लो अगर बढ़ाना है तो डिपॉजिट दरों में बढ़ोतरी करनी होगी ताकि उनके पास पर्याप्त पैसे आ जाएं आप क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए। आइए सुनते हैं एक छोटा सा हिस्सा। I think it is getting increasingly anchored. We reached a peak in at 7.8%, and thereafter the inflation has moderated in the subsequent 3 prints. The latest was 6.7%. Now all the indications, all the survey results are pointing to the fact that inflation is expectations around inflation are getting anchored. With all this, I mentioned, about sort of current account deficit. Yeah. I mentioned about inflation coming under control over a 2-year cycle. But then there is no room for complacency. I said this earlier. We are very watchful. We monitor each and every small incoming data. And given the kind of uncertainties which prevail, we have to remain watchful, and there cannot be a let up in that. In the last 2 years, there was considerable amount of inflows, forex inflows coming into India. Now, we did not allow we sort of prevented, we sort of started accumulating reserves at that time because we knew that the cycle will turn and there will be a time when there will be an outflow of dollars. We have seen it in the past, so we have learned from past experience. So when the inflows were strong, we started picking up the dollars to build up our buffers. That was the first objective. Current account deficit should be within manageable levels. That is our assessment, and we will be in a reasonably comfortable position to finance our current account deficit. The crypto, we have said it earlier, it can create a lot of financial instability in terms of the ability of the central bank to determine monetary policy. It will upset. It will also have adverse impact on our exchange rate, on capital flows, on banking sector stability.
ठीक है, तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साउंड करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो दुनिया भर के निवेशक है भारत की तरफ काफी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई का जो है टॉप बन गया है और सरकार की और आरबीआई की पूरी कोशिश है, प्राथमिकता है कि इसमें और कमी लाई जाए। तो ये बहुत ही खास इंटरव्यू, आगे भी हम इसको आपको सुनाएंगे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही थी, तो आरबीएल बैंक को लेकर खबर आई है कि इनको डेट सिक्योरिटीज के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाएगा बैंक, ये इसको बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और हम शेयर में देख रहे हैं कि 5% के आसपास की ये तेजी आज है। आरबीएल बैंक, वैशाली जी, कैसा लग रहा है आपको इस चार्ट पर और इस पर क्या सलाह देंगे आप? काफी समय से कई दिनों से इनफैक्ट 96 लेवल्स पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और जिस तरह से आज वॉल्यूम पिकअप है और प्राइस भी जो बढ़ा है, 105 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता है। सो इफ दिस स्टॉक सस्टेन्स 105 के ऊपर सस्टेन करे तो 115 120 के आगे जाके टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 105 के ऊपर सस्टेन करे। हालांकि देखिए इस वक्त दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन 120 रुपए तक जाने का पोटेंशियल है। हालांकि अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो काफी ज्यादा बुरी खबरें इस बैंक को लेकर आई थी, उसके बाद स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा इसमें हमने करेक्शन देखा था। लेकिन आज इस खबर के दम पर चूंकि पूंजी आएगी बैंक में, उसके चलते हम इसमें देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है ट्रेडर्स की तरफ से। लेकिन आज जो कुछ स्टॉक्स आज चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि चावल से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे एलटी फूड्स हो, केआरबीएल हो या फिर चमनलाल सेठिया हो, वहां हम देख रहे हैं कि 2 से 4% के आसपास की तेजी बनी है। और इसकी वजह यह है कि पिछले 10 दिनों में घरेलू चावल की कीमतों में 7% के आसपास का उछाल आया है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में भी हमने बढ़त देखी है। और चिंता यह भी है कि जिस तरह से झारखंड में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून थोड़ा सा डेफिसिट है, तो शायद खरीद की फसल पर थोड़ा सा इंपैक्ट आए, उसको लेकर भी थोड़ी सी इन स्टॉक्स में तेजी बन रही होगी। आप चावल स्टॉक्स, वैशाली जी, आपकी कहीं नजर है? केआरबीएल में तो देखिए 4% के आसपास की मूव्स हैं, एलटी फूड्स भी ऊपर है, उतना ही 5% के आसपास की तेजी है। इसमें कहीं ट्रेड के मौके दिख रहे हैं आपको? तो एक्चुअली केआरबीएल काफी चल चुका है, सो दिस लेवल बाइंग एक रिस्की रहेगा। बट एलटी फूड्स में चार्ट्स में भी, डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट आ रहा है। सो आई थिंक ये स्टॉक एक 92 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं और टारगेट्स रहेंगे 105। ठीक है, एलटी फूड्स, केआरबीएल, चावल स्टॉक्स को लेकर ये रहा। लेकिन चलिए वैशाली से जानेंगे उनकी 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड्स। वैशाली, बताइए कहां पर मौके दिख रहे हैं? बाजार तो काफी वोलेटाइल है, लेकिन स्टॉक्स में कहां पर पैसे बनेंगे? मिड कैप में 2 स्टॉक्स चुने हैं। एक तो है अनंतराज, जो काफी वॉल्यूम और अच्छे से चल रहा है। सो जब मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था 69 था, फिलहाल ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम पकड़ चुका है 72। सो बाय नाउ, बाय इन डिक्लाइन, 65 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 78 to 80। और दूसरा रहेगा वीआईपी इंडस्ट्रीज। काफी दिनों से वो भी स्टॉक की एक कंसोलिडेशन पे था और आज वॉल्यूम पिकअप है और कैंडल भी बुलिश व्यू बन रहा है। सो 591 के लेवल से बाय करिए, 550 का स्टॉप लॉस। नियर टर्म टारगेट रहेगा 650 और भी आगे टारगेट्स पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मिल सकते हैं। वैशाली जी, अनंतराज हम देख रहे हैं कि 12% की ऑलरेडी तेजी है, इसके बावजूद भी आप इसमें खरीदने की सलाह देंगे? और क्या कोई स्टॉप लॉस में कोई बदलाव करेंगे क्या? थोड़ा सा ज्यादा डीप लग रहा है 65 रुपए पर। तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, मे बी 68 कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी चल चुका है। बट अप्रोप्रिएट लेवल वो 65 69। ठीक है, अनंतराज में स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक में देखिए 12% के आसपास की तेजी ऑलरेडी हो गई है। 68 रुपए पर स्टॉप लॉस कर लीजिए, 72 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन यूनिकेम लैब हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार वैसे खरीदारी होती रही है और इनके लिए एक पॉजिटिव खबर आ रही है। टेग्रेटोल के जेनरिक को यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है, 4% ऊपर ये शेयर है यूनिकेम लैब्स। इस पर वैशाली जी बताइए आपकी क्या राय है और क्या सलाह देंगी इस पर? तो ये स्टॉक भी आज काफी बड़ा कैंडल बन चुका है। सो ऑफकोर्स फ्रेश एंट्री के लिए अप्रोप्रिएट लेवल्स रहेंगे 280 और स्टॉप लॉस रहेगा 270। एक बार ये स्टॉक 300 320 को क्रॉस करे तो आगे जाके लंबे टारगेट्स और मिल सकते हैं। सो फॉर नाउ 280 to 320 की रेंज बना के चलिए।
ठीक है, 280 से 320, 50 रुपए के आसपास की रेंज होगी यूनिकेम लैब के लिए। बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बढ़ी है, पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी थोड़ी सी बढ़ी है। अब है 17,572 का स्तर निफ्टी पर, सेंसेक्स से तकरीबन 250 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक की जो तेजी हो गई है वो है बढ़ के 325 अंकों के आसपास की। लेकिन बाजार थोड़ी रफ्तार और दिखाता अगर आईटी स्टॉक से सपोर्ट मिल जाता। आज आईटी का खेमा शांत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कमजोर है, और अगर आप निफ्टी के टॉप 5 लूजर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें 4 के 4 आईटी स्टॉक्स हैं। सबसे ज्यादा कमजोर है इन्फोसिस, टीसीएस, एससीएल टेक। हम देख रहे हैं यहां पर 1.5 से 2% के आसपास की नरमी है, और मिडकैप में अगर आप देखेंगे तो शायद थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा आपको दिखाई देगी। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये स्टॉक्स टूट रहे हैं, क्यों चिंताएं बढ़ रही हैं, और बीएसई का जो आईटी इंडेक्स है क्यों 3 हफ्ते के निचले स्तर पर चला गया है, इसको समझेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आईटी में देखिए काफी प्रॉब्लम्स हैं और मार्जिन की दिक्कतें तो काफी लंबी वक्त से चल रही हैं। आज क्या कंसर्न्स फिर से पैदा हुए हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स जो ओवरऑल देखने मिल रही है, और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि आपके एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो एसेट्स ले लीजिए या नस्डैक ले लीजिए, सब में एक फॉल देखने मिल रहा है, क्योंकि अभी एंटिसिपेशन है कि रेट हाइक्स इंक्रीज होने वाली है फेड की। तो इस हिसाब से अब देखा जाए फोकस में तो जेपी मॉर्गन का भी इंपॉर्टेंट नोट आया है आपके आईटी सेक्टर को लेकर। अब यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरल मार्जिन इरोजन देखने मिल रही है ओवरऑल, और इसके कारण रिस्क बढ़ रही है। अब वैल्यूएशन भी अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस से अभी भी सारे आईटी कंपनीज के ज्यादा हैं, और उन्होंने क्या किया, डाउनग्रेड कर दिया है, सारे ओवरवेट टू न्यूट्रल पे अप कर दिया गया है, और इस सेक्टर में ओवरऑल अभी भी अंडरवेट है। अभी ऑफ कोर्स शार्प मार्जिन मिसेस जो है फर्स्ट क्वार्टर में देखने मिली, तो उसके कारण जो है स्टॉक में जो है नेगेटिव रिएक्शन रिजल्ट्स आए थे उस समय भी देखने मिले थे, और अब जो है डीपर कट्स देखने मिल रही है। और ये जो मार्जिन इरोजन है मीडियम टर्म जो है उस लेवल पे जो अभी भी सस्टेन करेगा, और आगे जाते हुए उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है अहम स्टॉक्स को। सबसे पहले इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, और मिड कैप स्पेस में एम्फेसिस और पर्सिस्टेंट सिस्टम से ये दोनों स्टॉक्स में जो है एक टाइप से डाउनग्रेड देखने मिला है। और एबिटा मार्जिन्स की भी बात कर ले सिक्वेंशियली बेसिस पे, जो 5 दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उनके एबिटा कॉन्ट्रैक्शन जो है लगभग आप कह सकते हैं 90 बेसिस पॉइंट से 220 बेसिस पॉइंट्स तक का रेंज में जो है देखने मिला था। और हाँ, एट्रिशन लेवल्स भी जो है अभी भी जो है बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 20% के ऊपर लेवल्स पे चल रहे हैं, और ईयर टू डेट बेसिस में देखें तो लगभग 10 to 41% से ज्यादा का गिरावट जो है इन 5 दिग्गज आईटी कंपनीज में देखने मिली है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डाउनग्रेड, कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर प्रेशर है, एट्रिशन को लेकर चिंताएं हैं, और जो एट्रिशन हो रहा है कहीं ना कहीं उनके कॉस्ट पर असर पड़ रहा है, और वो अल्टीमेटली उनके मार्जिन को इंपैक्ट कर रहा है। कंपनियां कुछ फैसले ले रही हैं, टीसीएस, विप्रो नई उस लिस्ट में शामिल है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने वेरिएबल पे को 70% ही देने का फैसला किया है, अगर हम जून तिमाही की अगर बात करें तो काफी प्रॉब्लम्स हैं आईटी में। यहां पर आप देखिए स्टॉक्स जो हैं काफी शार्पली रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर से मिड कैप स्पेस में, चाहे वो परसिस्टेंस हो चाहे या फिर माइंट्री हो, लेकिन जो दिग्गज है उनकी हालत भी खराब है, चूंकि डाउनग्रेड उन पर भी आया है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में आप देखिए गिरावट है 1.5 से 2% के आसपास की। वैशाली जी, आईटी में हम देख रहे हैं कि लगातार मुश्किलें गहराती जा रही हैं, और अगर आप साल की शुरुआत से देखेंगी तो बहुत ज्यादा नीचे है ये शेयर। बीच में लगा कि शायद डिमांड लौटने का इनको फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन वाला जो प्रेशर है वो उनको बहुत बुरी तरह से हिट कर रहा है। ये बताइए कि अभी भी कहीं आपको शॉर्ट्स के मौके दिख रहे हैं आईटी में, या फिर कॉन्ट्रा बाय की सलाह देंगी आप? एक्चुअली देखिए तो ये इंडेक्स, आईटी इंडेक्स राइट फ्रॉम 26,000 टू चल चुका है 30,200 तक। तो अभी ये जो नेगेटिव न्यूज के हिसाब से आज प्रॉफिट बुकिंग और इरोजन दिखा है, बट स्टिल ट्रेंड में कोई डैमेज नहीं है। अगर 28,000 का आईटी इंडेक्स टूटता है देन वीकनेस आएगी, पर तब तक के लिए मेरी राय रहेगी बाय इंडेक्स। ठीक है, आईटी स्टॉक्स पर ये व्यू। लेकिन एक बहुत ही अहम इंटरव्यू किया है हमारे सहयोगी ने कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी का। उनका कहना है कि अगर सरकारी कंपनियां 7 साल के अंदर दी गई माइंस से उत्पादन शुरू नहीं करती हैं तो उनसे माइंस वापस लेकर फिर से नीलाम की जाएगी। आइए सुनते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने कहा कि
जो भी PSUs हैं, अगर उनके पास कोई ब्लॉक है, अगर वो 4-5 साल तक प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उसको दिया जाएगा? पहले जहाँ तक मेरा अभी इनपुट है, अभी जो हमने बदलाव लाया है 7 इयर्स है, 6+5+2 इयर्स, उसमें अगर वो नहीं करते तो और क्या करना, देश का संपत्ति है, हम उसको वापस लेके ऑक्शन करेंगे। ओके, कोल प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, तो जो चुनौतियाँ अभी थी 2 महीने पहले तक, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुआ है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, और नेक्स्ट ईयर से हमारा सोच ये है कि पूरा जो सब्स्टिट्यूटेबल कोल है वो इंपोर्ट बंद करना हमारा सोच है। जो रेस्ट्रिक्शंस थे, इनफैक्ट जो मैंडेटरी कोल इंपोर्ट की बात थी ब्लेंडिंग पर्पस के लिए, विथड्रॉ हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि स्थितियां सामान्य है। ऐसे में क्या जो नॉन पावर सेक्टर है, जिनके लिए रेस्ट्रिक्शंस था कोल सप्लाई का, उसके बारे में लिए थोड़ा कुछ, जहाँ तक मेरा आज का इम्प्रेशन है और इनपुट है, थोड़ा कुछ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने हर बरस उनको 2.5 मिलियन टन देते थे महीने में, इस बार भी वही दे रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है, वो भी डिमांड हम पूरा मीट आउट करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, तो कोयला की सप्लाई में सुधार है, ऐसा कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, और बहुत ही अहम स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते हुए कि PSUs को 7 साल में माइन से उत्पादन शुरू करना होगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट यहाँ पर, और अगर तय अवधि में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो खदानें वापस ले ली जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर और डिस्कस करेंगे जहां पर आज खबरों के चलते एक्शन दिख रहा है। वैशाली जी हमारे साथ हैं, गोदरेज एग्रोवेट के बारे में आपसे राय जानना चाहेंगे। वैशाली जी, 3 राज्यों से इन्होंने ऑयल पाम फार्मिंग के लिए करार किया है। हालांकि शुरुआती सत्र में थोड़ी सी तेजी ज्यादा थी, अब थोड़ी सी वो सीमित हो रही है, 2% के आसपास की रह गई है, लेकिन गोदरेज एग्रोवेट काफी तेजी से पाम ऑयल के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। क्या लग रहा है आपको कि स्टॉक की जो तेजी है ये सस्टेन करेगी आगे भी? आई थिंक सो। ये जो स्टॉक काफी समय से एक नैरो रेंज में चल रहा है, राइट फ्रॉम 480 टू 520, 530। तो आज वॉल्यूम बना है, इट इज एसेंशियल कि ये स्टॉक 530 के ऊपर सस्टेन करे। अगर 530 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 550, 580 के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो गोदरेज एग्रोवेट को लेकर ये टारगेट आपके लिए। लेकिन आज रियल एस्टेट कंपनियां भी फोकस में, खास तौर से जो लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं, जैसे कि मैक्रोटेक हो गई, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, या फिर DLF हो गई, क्योंकि दरअसल जनवरी से जून के दौरान जो लग्जरी घरों की बिक्री में उछाल आया है, और 7 जो देश के बड़े शहर हैं उसके अभी साल के शुरुआती 6 महीने में 2021 के मुकाबले ज्यादा बिक्री हो गई है। आप देखिए स्टॉक्स में तेजी हल्की सी देख भी रहे हैं, 1% ऊपर है DLF, मैक्रोटेक में हल्की सी तेजी है। रियल एस्टेट की अगर बात करें वैशाली जी, तो चार्ट के दम पर आपको कौन सा शेयर ज्यादा पसंद आ रहा है? So chartically, I think overall realty is very good. Strong uptrend बना चुका है और अभी थोड़ा एक मामूली सा एक रिट्रेसमेंट हुआ है. So I think 920 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में अभी भी काफी अपवर्ड मूव है. तो आई थिंक ये 1000-1050 के टारगेट्स मिल सकते हैं ओवरऑल रियल्टी. और टेक्निकली वेल प्लेस्ड, जो अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज एक सही लेवल पे है. फिलहाल गोदरेज प्रॉपर्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है, तो आई थिंक न्यू एंट्री के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉयज में मैं बुलिश व्यू बनाऊंगी. ठीक है, ओबरॉय रियल्टी और ये दूसरा स्टॉक भी आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर भी राय है वैशाली जी के. लेकिन वैशाली ये बताइए कि डीएलएफ में जो अब जो बड़ा ब्रेकआउट आना है वो कब आएगा? क्योंकि हमने देखा है 2 इंस्टेंसेस पर ऐसा हुआ है कि अब 390-400 रुपए के आसपास जाकर स्टॉक ये ठिठक जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर चलने की कोशिश करता है. बड़े ब्रेकआउट वाले लेवल कब आएगा अब? फिलहाल जिस तरह से करेक्टिव मूव आया है, आई थिंक सपोर्ट रहेगा 350 और अच्छा सा एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस इज एट 405. 405 को क्रॉस करे सो देन हायर टारगेट्स मिल सकते हैं. ठीक है, डीएलएफ पर ये भी. लेकिन अगर आपको लंबी अवधि का निवेश करना है तो वो मौके आपको हम बताएंगे और लेकर आएंगे अब वीआईपी शेयर. और वीआईपी शेयर लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह. रवि, स्वागत है आपका टीनो संदेश पर. बहुत शुक्रिया समय देने के लिए. बताइए आज क्या है आपके लिस्ट में? धन्यवाद अभिषेक जी. फिलहाल तो आज
मेटल काउंटर में एक अच्छी खासी जो है वो स्टॉक में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। और मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान जिंक की। नंबर्स के मामले में काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। 11 के पीई पे है ये कंपनी, ईपीएस 25 का है। और सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे काफी अच्छा जो है वो एक करेक्शन देखने को मिल चुका है और वैल्यू बाइंग के लिए काफी अच्छा है। तो करंट लेवल से अगर देखते हैं तो आपको जो पीछे नंबर्स अभी जून में देखने को मिले थे वो भी सेल्स के नंबर हो या एबिटा ग्रोथ के नंबर हो, पैट की ग्रोथ हो, वो अच्छी देखने को मिली। तो अब अट्रैक्शन यहाँ से बढ़ता जा रहा है और आने वाले 6 से 8 महीने में कम से कम यहाँ से 320 से 30 रुपए के स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में सेफ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अच्छा है। और अच्छी बात ये है कि इसका डिविडेंड यील्ड भी लगभग 6.5% के पास आता है। तो अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बना रहेगा तो आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा और आपको रिटर्न भी यहाँ से अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो रवि की तरफ से हिंदुस्तान जिंक 6 महीने का टारगेट है 320 रुपए का। ठीक ठाक है, 282 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 6 महीने में 12 से 15% की अगर आपको रिटर्न्स मिल जाए तो स्टॉक को अच्छा ही कहना चाहिए। और एक सॉलिड कंपनी हिंदुस्तान जिंक इसमें खरीदारी की रहा है आपके लिए। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन वीआईपी शेयर सुझाने के लिए। और अब लेकर आएंगे खास ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मुनाफे का ऑप्शन। और आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं कॉन्सेप्ट एडवाइजरी की टीना गडोदिया। टीना नमस्कार, बताइए क्या है मुनाफे का ऑप्शन? नमस्ते। तो आज का हमारा कॉल रहेगा मेटल स्पेस में से हिंडाल्को। तो हिंडाल्को का अगर हम डेटा स्टडी करें तो मॉर्निंग से हमें दिखाई दे रहा है कि बायर्स काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, काफी मार्केट लेवल के ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं हिंडाल्को में। तो एक ब्रेकआउट इधर से दिखाई दे रहा है और ये जो रहेगा वो एक सस्टेन मूव हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी। तो इधर हमें 440 का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज की बाय करना रहेगा। करीब 17 से 17.5 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, उधर बाय करना है। टारगेट होगा 25 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 14 रुपए का। तो इधर से हिंडाल्को करीब 455 तक जा सकता है अंडरलाइन के हिसाब से। ठीक है, हिंडाल्को आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, 2% के आसपास की तेजी भी है, लेकिन इसमें आपको कॉल के जरिए पोजीशन बनानी है। 440 वाली कॉल खरीदनी है 17 रुपए पर, टारगेट होगा 25 रुपए, स्टॉप लॉस 14 रुपए का। तो एक दमदार स्टॉक में ऑप्शन की स्ट्रेटजी टीना की तरफ से। टीना, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। वैशाली जी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। आपने जाइएगा नहीं। नमस्कार।